हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, यानी सदिश और अदिश राशि के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास टर्म है दोस्तों भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, यानी फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी। तो ऐसी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं हम, जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं और उन नियमों के अनुसार अगर मैं किसी भी राशि की डेफिनेशन दे सकता हूं तो उस राशि को कहते हैं भौतिक राशि। तो जैसे दोस्तों बल है, तो बल को हम डिफाइन कर सकते हैं भाई वह धक्का या खिंचाव जो रुकी हुई वस्तु को चला दे और चलती हुई वस्तु को रोक दे या कोशिश करे, उसे बल कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए बल को हम कहते हैं भौतिक राशि यानी फिज़िकल क्वांटिटी। तो हर एक वो क्वांटिटी जिसे आप फिजिक्स के नियम के अनुसार डिफाइंड कर सकते हो उन्हें कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटी के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं दोस्तों। सबसे पहले है परिमाण, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ तो मात्रा होगी। तो भौतिक राशि की जो मात्रा होती है उसको कहते हैं परिमाण, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं, परिमाण। जैसे देखिए दोस्तों 5 किलो, तो यहाँ आपको पता है कि किलोग्राम मास की यूनिट है और ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, मास की क्वांटिटी यानी मात्रा को। इसी प्रकार 100 मीटर, मीटर में हम दूरी नापते हैं और ये 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, दूरी को। भाई कितनी दूरी है, दूरी की क्वांटिटी को। और 6 फुट, फुट में हम ऊंचाई या हाइट नापते हैं और कितनी हाइट है, 6 फुट। तो जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा तो हम कहेंगे 0 भाई। तो हमेशा परिमाण को हम न्यूमेरिक वैल्यू से ही प्रदर्शित करेंगे। तो हर एक फिजिकल राशि का परिमाण होगा और नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे 0, 0। दूसरी चीज़ फिजिकल राशि के साथ बात है भाई दिशा। अब कुछ फिजिकल राशियों की क्या होती है, दिशा होती है, और कुछ फिजिकल राशियों की दिशा नहीं होती। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि भाई मास 5 किलो है, 5 किलो, तो यहाँ से डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है हमें। मास 5 किलो है तो केवल क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं बल ले लूँ, मान लो ये एक वस्तु है और जब आप इस पर बल लगाओगे तो एक पर्टिकुलर दिशा में ही आप बल लगाओगे। अगर आप इधर से बल लगाओगे तो ये वस्तु क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से बल लगाओगे तो ये वस्तु क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी जब मैं बल की बात करूंगा और किसी भी वस्तु पर बल एक्ट करेगा तो उसकी वजह से उस वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा, ये बल की दिशा पर निर्भर करेगा। तो बल की दिशा भी होगी। तो एक तो चीज़ होती है परिमाण, जो इसका मतलब क्या है, भौतिक राशि की क्या भाई, मात्रा। और दूसरी चीज़ होती है दिशा। अब होता क्या है दोस्तों, परिमाण तो हर एक भौतिक राशि का होगा लेकिन दिशा सबकी नहीं होगी। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होंगी। एक तो होगी आपके पास सदिश राशि, जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा दोनों होंगी। अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो देखिए दोस्तों, बल जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फोर्स, कार्य यानी वर्क, संवेग मोमेंटम, त्वरण एक्सेलरेशन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, बल आघूर्ण टॉर्क। तो ये सारी की सारी आपके पास सदिश राशि हैं, यानी इनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है अदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। उदाहरण आपको बताऊं, दूरी यानी डिस्टेंस, चाल यानी स्पीड, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, समय यानी टाइम। ठीक है दोस्तों। तो दो प्रकार की राशियां हैं, सदिश जिनकी दिशा हो वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश जिनकी दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, स्केलर क्वांटिटी। अब समझने के लिए भाई वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है, तो एक एक करके हम सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, दूरी और विस्थापन। तो अगर आपको दोस्तों इन दोनों में फ़र्क पता चला तो आपको सदिश और अदिश में भी फ़र्क पता चलेगा। दूरी यानी डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट।
अब समझिए दोस्तों, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से आप चलते हो और ये आपका डेस्टिनेशन है पॉइंट बी। तो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लो आप ए पॉइंट पे हो और आपको जाना है बी पे। तो अब देखिए, आप बी पे एक तो आप सीधा जा सकते हो, आप सीधे गए इस पाथ के अलोंग, और मान लो यहाँ पे जो आपकी दूरी है वो 5 किलोमीटर आपने तय कर ली, 5 किलोमीटर। अब मैंने रास्ता बदल दिया। दूसरे केस में आपने पाथ क्या किया, चेंज कर दिया, और आप यहाँ से गए, जो ये ऊपर से आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, और अब आप यहाँ से गए। देखिए यहाँ से गए दोस्तों। तो जब आपने रास्ता बदला तो क्या हुआ, आपकी दूरी भी बदल गई। मान लीजिए अब ये दूरी है 7 किलोमीटर। तो पहले रास्ते से दूरी थी 5 किलोमीटर, दूसरे रास्ते से दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर। आपने फिर रास्ता बदला, अब आप नीचे से चले गए। तो अब देखिए, जब आप नीचे से जाओगे, यहाँ से आप गए, और मान लीजिए ये जो दूरी है इस केस में आपकी है 8 किलोमीटर। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूज़न, क्या निष्कर्ष निकाला दोस्तों, रास्ता बदलते ही दूरी भी बदल जाएगी। यानी दूरी किस बात पर निर्भर करती है, रास्ते पर। और अगर डायरेक्शन की बात करूँगा, अगर आपको रास्ता फिक्स नहीं पता होगा तो आप डायरेक्शन भी नहीं बता सकते हो। तो दूरी की हम दिशा फिक्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दूरी रास्ते पर निर्भर करती है, और रास्ता मैं कौन सा अडॉप्ट करूँगा मुझे नहीं पता। तो दूरी आपकी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि होगी दोस्तों, अदिश राशि। अब अगर मैं बात करता विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों, विस्थापन आपका दूरी से थोड़ा अलग होता है। तो पहले मैंने क्या आपको बताया कि जो दूरी है वो रास्ते पर निर्भर करती है। तो दूरी कैसी राशि हो गई, आपकी अदिश राशि, क्योंकि डायरेक्शन हमें फिक्स नहीं पता, और रास्ता बदलते ही डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन आपका रास्ते पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन केवल आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। समझिए, आप ए से चले और आप बी पे गए, चाहे आप पहला रास्ता लो तब भी मैं निम्नतम दूरी देखूंगा। मान लो जो ये 5 वाला रूट है, ये निम्नतम दूरी वाला है, तो विस्थापन पहले केस में है भाई 5 किलोमीटर। अब आपने रास्ता बदल दिया, आपने ये दूसरा रास्ता लिया, 7 किलोमीटर वाला रूट लिया, तब भी मैं रास्ता नहीं देखूंगा, मैं केवल इनिशियल पॉइंट देखूंगा, दैट इज़ ए, और फाइनल पॉइंट देखूंगा बी, और इनके बीच में निम्नतम दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो दूसरे केस में भी विस्थापन कितना है, 5 किलोमीटर। आपने फिर रास्ता बदला, तीसरा लिया, इस केस में दूरी कितनी तय की आपने, 8 किलोमीटर, रास्ता बदलते ही। लेकिन विस्थापन फिर से इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखा, और इनके बीच की निम्नतम दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। अब दोस्तों हो क्या रहा है, दूरी तो रास्ता बदलते ही अलग अलग आ रही थी, लेकिन विस्थापन हमेशा एक समान ही आ रहा है, 5 किलोमीटर। चाहे आप पहला रास्ता लो ये वाला, चाहे आप दूसरा रूट लो ये वाला, चाहे आप तीसरा रूट लो ये वाला, क्योंकि विस्थापन रास्ते पर निर्भर ही नहीं कर रहा। दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी, और निम्नतम दूरी वाला रूट कौन सा है दोस्तों, ये वाला। तो मैं हर बार यही रूट कंसीडर कर रहा हूँ, यानी डायरेक्शन फिक्स है। तो विस्थापन आपकी कौन सी राशि हो गई दोस्तों, सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, बात आपको समझ आई, दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क है। अब एक चीज़ और समझो, जिस चीज़ की दिशा होगी वो चीज़ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। यानी विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जिसकी दिशा नहीं होगी वो चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दूरी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। अब एक चीज़ और देखिए दोस्तों, मान लो मैं ए पॉइंट पे हूँ, मैं ए से पहले गया बी पे यहाँ तक, और बी से मैं उल्टा आ गया दोबारा किस पे भाई, ए पे। ठीक है जी दोस्तों, तो अब होगा क्या, दूरी आपकी कितनी हुई, 5 आने की और 5 जाने की, 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन होता है केवल, हम इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट दोस्तों है ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है दोस्तों, ए। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों जीरो। यानी जहाँ से मैं चला हूँ अगर वहीं वापस पहुँच जाऊँगा तो विस्थापन हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ये बात समझ आई दोस्तों आपको। तो विस्थापन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, लेकिन दूरी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं अदिश क्वांटिटी की सदिश से मल्टीप्लाई करूँगा, सदिश की दिशा होगी, अदिश की दिशा नहीं होगी,
तो आपके पास सदिश क्वांटिटी ही आपको मिलेगी। यानी अगर आप स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। इससे डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड ही बढ़ता है। याद रहेगा आपको, अदिश सदिश की मल्टीप्लिकेशन से सदिश। इसी प्रकार सदिश को अगर आप अदिश से भाग करोगे तब भी सदिश आएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं दोस्तों। अदिश को अदिश से मल्टीप्लाई करोगे तब अदिश आएगा, और अदिश को अदिश से भाग करोगे तब भी अदिश आएगा। यानी अदिश होने के लिए दोनों अदिश होने चाहिए तभी अदिश आएगा। अगर एक भी सदिश हो गया तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी? सदिश। तो अब कुछ और क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है चाल। तो चाल देखो दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कौन सी राशि है? अदिश। अभी हमने बात की समय की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो समय भी कौन सी राशि है? अदिश। अदिश भाग में अदिश, यानी कौन सा केस आया आपके पास दोस्तों? लास्ट वाला। तो चाल कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? जब अदिश को अदिश से भाग किया अदिश, तो चाल एक आपकी अदिश राशि है, क्योंकि ये किससे बना है? दूरी और समय से। अब थोड़ा और आगे चलो दोस्तों, वेग। अब अगर मैं बात करूँ किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखो दोस्तों, विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन कौन सी राशि है आपकी? सदिश। समय कौन सी राशि है? अदिश। यानी सदिश को अदिश से भाग करूँगा तो वेलोसिटी कौन सी राशि होगी भाई? सदिश। अब संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान आपकी दोस्तों अदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है। अदिश और सदिश की मल्टीप्लाई फिर से सदिश, तो संवेग भी कौन सी राशि है आपके पास? सदिश। उसके बाद त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर, यानी आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है। किस में परिवर्तन? वेग में। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? सदिश। सदिश में परिवर्तन, तो त्वरण भी कौन सी राशि आएगी दोस्तों? सदिश। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको इन सदिश राशियों के बारे में एक एक करके चर्चा करूँ तो सबसे पहले हमने बात की थी संवेग, जिसे इंग्लिश में हमने कहा था दोस्तों मोमेंटम, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है इनके ऊपर इस तरह एरो लगाते हैं हम, ये डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लगाते हैं। तो संवेग क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान को हम कहते हैं मास यानी m, और वेग को कहते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लिखता हूँ भाई v, और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर लगेगा एरो। स्केलर गुना में वेक्टर, तो आपके पास क्या आना चाहिए दोस्तों? वेक्टर। तो संवेग कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब देखिए दोस्तों संवेग है क्या? मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन को हम संवेग कह रहे हैं। यानी संवेग दो बातों पर निर्भर कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। जिनका मास ज़्यादा होगा उनका संवेग ज़्यादा होगा, जिनका मास कम होगा उनका संवेग कम होगा। जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उनका संवेग ज़्यादा होगा, और जिनकी वेलोसिटी कम होगी उनका भी क्या होगा? संवेग कम होगा। यानी संवेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी दोनों के। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन सुना होगा, अगर सेम स्पीड से एक तो कार चल रही है आपकी, और ये मान लो ये कार है हमारी, सेम स्पीड से एक तो कार चल रही है और एक ट्रक चल रहा है, ट्रक थोड़ा बड़ा, मान लो ये हमारा ट्रक है। सेम स्पीड से कार और ट्रक अगर हमारे चल रहे हैं और ब्रेक अप्लाई करने पर कौन पहले रुकेगा दोस्तों? संवेग एक प्रकार से ऊर्जा है दोस्तों। तो ट्रक का मास ज़्यादा है, स्पीड तो दोनों की सेम है, तो ट्रक का मास ज़्यादा है और कार का मास कम है। ठीक है दोस्तों, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, तो ट्रक का संवेग ज़्यादा है, तो ट्रक को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कार को रोकने के लिए कम। तो ब्रेक अप्लाई करने पर पहले कार रुकेगी। यही कारण है दोस्तों जो हैवी व्हीकल होते हैं वो आसानी से रुकते नहीं हैं। आपकी बाइक तभी रुक जाएगी, कार को रुकने में थोड़ा समय लगेगा, बस ट्रक इनको रुकने में और ज़्यादा समय लगेगा, और ट्रेन जिसका मास बहुत ज़्यादा उसको रुकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसका संवेग ज़्यादा, और संवेग जिसका ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो संवेग क्या होता है? सिंपल मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, और कौन सी क्वांटिटी है आपकी? ये सदिश। अगली क्वांटिटी है दोस्तों आपके पास त्वरण। त्वरण देखो दोस्तों क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर का मतलब है कि वेलोसिटी किस हिसाब से आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है। वेलोसिटी दोस्तों आपकी एक सदिश क्वांटिटी है, यानी त्वरण भी आपकी कैसी क्वांटिटी आएगी? सदिश। तो त्वरण को हम कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों, ए से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं त्वरण को, इसके ऊपर एरो लगाया है क्योंकि ये एक सदिश
क्वांटिटी है V2 माइनस V1 भाग में T2 माइनस T1। ये त्वरण निकालने का फार्मूला है दोस्तों। इसका मतलब क्या है समझो। मान लो दोस्तों आप एक बाइक चला रहे हो और शुरू में आपकी स्पीड है जिसको मैं लिख रहा हूँ V1, ये आपकी शुरू में स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी। और शुरू में टाइम कितना होगा दोस्तों T1। शुरू में टाइम जब मैंने रीडिंग ली तो टाइम आपका शुरू में था 0, क्योंकि कुछ समय हुआ ही था, मैंने एकदम आपको देखा। उसके बाद कुछ समय के बाद आपकी स्पीड मान लो दोस्तों ये जो V2 है ये स्पीड आपकी हो गई है, मान लो ये हो गई 12 मीटर प्रति सेकंड। शुरू में थी 2 मीटर प्रति सेकंड, अब होगी 12 मीटर प्रति सेकंड। और मान लो आपका जो टाइम हुआ है दोस्तों वो T2, ये मैंने रीडिंग ली है कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। तो अगर मैं ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दूंगा दोस्तों V2 माइनस V1, यानी 12 में से आप 2 घटाओगे कितना आएगा 10, और T2 माइनस T1 5 में से 0 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा 5, और जब आप इन्हें काटोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। तो 2 आपका क्या हुआ दोस्तों त्वरण। अब त्वरण का मात्रक देखो दोस्तों, ऊपर तो वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों, और नीचे टाइम है तो 1 और सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का मात्रक हो गया दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब त्वरण देखो दोस्तों, ये एक सदिश क्वांटिटी, तो मैंने कहा ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब हो सकता था, अगर मान लो ये वैल्यू मैं चेंज कर दूँ, अगर शुरू में मेरी स्पीड होती 12 और बाद में होती 2, तो फिर यहाँ क्या होता दोस्तों 2 घटा 12, और फिर ये किस चीज़ का आ जाता नेगेटिव का, और ये वैल्यू भी फिर क्या आती नेगेटिव। तो नेगेटिव त्वरण क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ मेरा वेग कम हो रहा है। ये बात समझ आई दोस्तों आपको। तो नेगेटिव पॉजिटिव भी त्वरण आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब त्वरण 0 कब हो सकता है, त्वरण की परिभाषा देखिए दोस्तों, वेग में परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन ही ना हो तो त्वरण 0 हो जाएगा। मान लो मैं एक यात्रा कर रहा हूँ और मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने ये स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर ही रखी, पूरी यात्रा में मेरी स्पीड क्या रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मैं घटाऊंगा V2 माइनस V1 तो 60 घटा 60 करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, और नीचे टाइम का डिफरेंस आएगा तो समथिंग 0 डिवाइड बाय समथिंग, तो क्या रहेगा 0। तो त्वरण आपका 0 रहेगा अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, नियत गति से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो आंसर आएगा दोस्तों 0, 0, क्योंकि त्वरण की परिभाषा ही है वेग में परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा 0। थोड़ा आगे चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ बताया अभी कि नियत गति से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा 0 होगा। तो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट दोस्तों, अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोई क्वांटिटी, मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते ही अगर एक भी सदिश क्वांटिटी होगी तो सदिश आएगी। अब बात है दोस्तों, अगर दोनों सदिश हो तब क्या होगा, तो तब फिजिक्स में 2 प्रकार की प्रोडक्ट डिफाइंड है। एक को कहते हैं दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, जिसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और एक को कहते हैं दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन्हें थोड़ी फिजिक्स की नॉलेज है उन्हें तो पता होगा, जिन्हें नहीं है थोड़ा मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है दोस्तों, अगर मैं पहली बात है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट केवल सदिश की सदिश से होगी, ऐसा नहीं होगा भाई एक सदिश होगा और एक अदिश होगा, दोनों ही सदिश होंगे। तो अब क्या होगा देखो, अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो कैसे लिखूँगा देखो दोस्तों, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे डिफाइन किया जाता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का एंगल लेते हैं कॉस, ठीक है दोस्तों, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जब भी किन्हीं 2 पदार्थों की डॉट प्रोडक्ट होगी दोस्तों, तो हमेशा आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो होगी आपके पास कैसी, स्केलर। जैसे कार्य एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, क्योंकि कार्य कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डॉट एस। तो एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का क्या, कॉस लेंगे हम। तो जिसके साथ भी कॉस थीटा होगा दोस्तों, अगर दोनों वेक्टर है और उनकी अगर मैं क्या करूँगा डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट से आपको हमेशा कैसी राशि मिलने वाली है दोस्तों, अदिश, स्केलर। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को मैं कौन सी प्रोडक्ट कहता हूँ, स्केलर। दूसरी बात दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, जैसे मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो ये कैसे डिफाइंड होगा, ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का क्या लूँगा, साइन। जैसे दोस्तों ये चीज़ है बल आघूर्ण, तो F क्रॉस R होता है। ये F तो फोर्स है और R आपके पास क्या है, वेक्टर है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे डिफाइंड होगा, देखो F का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर होगी दो वेक्टर की तो आपको मिलेगा क्या, वेक्टर। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट होगी तो आपको मिलेगा स्केलर। यानी अगर दोनों आपके पास स्केलर हैं और दोनों की अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दो प्रकार से मल्टीप्लाई हो सकती है। फिर आपको देखना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी आएगी स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी आएगी वेक्टर। जैसे मैंने कहा बल आघूर्ण, ये क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है, यानी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और कार्य जिसे डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करता हूँ तो कैसी क्वांटिटी है आपके पास, स्केलर। अब दोस्तों कुछ ऐसी भी क्वांटिटी हैं जो आपको लगेगी तो क्या, वेक्टर, लेकिन वो स्केलर हैं। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कौन कौन सी है। एक तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, आप सभी को पता है विद्युत धारा की दिशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। और दूसरा दाब, मुख्य रूप से वायु दाब, आपको पता है वायु दबाव डालती है अंदर की तरफ। हालांकि आपको लग रहा है इन दोनों की दिशा है, लेकिन ये दोनों अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट और दाब, आपका प्रेशर सदिश राशि नहीं है, अदिश। बेशक से ये सदिश लगे लेकिन ये अदिश है। क्यों है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम वेक्टरों की बात करते हैं तो कुछ नियम है फिजिक्स के अंदर वेक्टर एडिशन के, जैसे ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, तो ये दोनों उसको ओबे नहीं करते। ये तो है फिजिक्स की टर्म में। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि विद्युत धारा आपकी डायरेक्शन होते हुए भी अदिश राशि क्यों है, तो समझो दोस्तों, करंट कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति से। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये मैंने क्रॉस क्रॉस बना दिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो, इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो, और इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपकी इस तरह हो, एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसकी डायरेक्शन ये हो। हालांकि ये सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकी डायरेक्शन निकालूँ तो अलग अलग हो। तो इसीलिए विद्युत धारा की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैं फिक्स नहीं बता सकता क्या है। इसलिए विद्युत धारा को मैं कह रहा हूँ कौन सी क्वांटिटी, अदिश राशि। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।